मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का CBR क्लासेस की इस नई वीडियो में। देखिए, कल के वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ कहें या फिर रात को ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर ली थी, तो सुबह समय से उठ नहीं पाया, तो हम लाइब्रेरी के लिए देर हो रही थी, तो मैं नहीं बना सका। तो आज का टॉपिक हमारा है एक समान वैद्युत द्विध्रुव अवघुड़की का जो व्यापक व्यंजक है उसको याद करना है। प्रश्न किस तरह से पूछा गया, मैं प्रश्न एक बार पढ़कर बताता हूँ। प्रश्न कहा गया है एक समान वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल अवगुण का व्यापक व्यंजक प्राप्त कीजिएगा। अथवा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल अवगुण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न पूछा गया है 2023, 2022, 2017, 2016, 2014, 2011। प्रश्न कब पूछा गया है हम बता देते हैं। 23, 22, 17, 16, 15 14, 2011, ये इतनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़्यादा भूमिका बनाने के चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न हमारा क्या है उसकी बात करते हैं। प्रश्न क्या मैंने बता दिया। अब चलिए, भूमिका पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं भूमिका बनाने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं सीधे प्रश्न पर आता हूँ। हाँ, अब प्रश्न मैंने डिस्कस कर लिया, अब मैं रिस्पॉन्स की बात करता हूँ, ठीक है। क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अवगुण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव याद करते हैं। देखिए कैसे हुआ कि एक समान क्षेत्र में होगा। अब एक समान दूरी है 3-4, ठीक है। ठीक, देखिए सबकी एक समान दूरी है, बराबर दूरी है सबकी, और आप लोग भी समान दूरी बनाएंगे, ठीक है। उस पर क्या कहा, एक माना एक समान दूरी पर कौन सा है वैद्युत द्विध्रुव, और ये एक कोण ऐसे खींचिए, ठीक है। जैसे हो गई और ये ऐसे हो गई, ठीक है। अब क्या बोला है, इसको हम बिंदु ए मान लें। देखिए ये माइनस हो गया, माइनस क्यों प्लस क्यों, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींचते हैं, ठीक है। ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। अब इसको हम सी मान सकते हैं, इसको सी मान लिया। फिर क्या करेंगे, अब देखिए क्या होगा, माना एक समान वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण, अब कोण मान लेंगे हम इसको थीटा, ये हो गया हमारा थीटा कोण, ठीक है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके बिंदु ए पर फिर प्लस क्यों, बिंदु ए पर प्लस क्यों और बिंदु बी पर माइनस क्यों, तथा बिंदु बी पर माइनस क्यों, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, ठीक। इतना हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। बिंदु ए पर कार्यरत बल क्या पूछा है, बिंदु बी पर कार्यरत बल, बिंदु बी पर कार्यरत बल F1 याद करेंगे, F1 बराबर क्यों ई वेक्टर क्यों ई बी पर, और ए पर कार्यरत बल हो जाएगा F2 वेक्टर F2 बराबर क्यों ई, ठीक। फिर F1 और F2 बराबर एवं विपरीत दिशा में है। F1 और F2 है बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, एक प्लस में जा रहा है तो एक माइनस में जा रहा है, ठीक है। इन बलों की क्रियाएं, क्या बोला, इन बलों की क्रियाएं जो है अलग अलग है। देखिए ये है और ये है, इन बलों की क्रियाएं अलग अलग है, ठीक। ये इन बलों की क्रियाएं अलग अलग हैं, अतः ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो बल युग्म का निर्माण हो जाएगा, देखिए बल युग्म का गुण, बल युग्म का गुण, बल युग्म का गुण हो जाएगा बल का परिमाण, क्या होगा, बल का परिमाण, बल का परिमाण गुणे फिर लंबवत दूरी, लंबवत दूरी यानी कि हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा एफ क्या है एफ, ठीक है। एफ इंटू ए सी, एफ इंटू ए और सी, और इसके मल्टीपल हो जाएगा, तो टाउ बराबर
टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ठीक, अब टाउ है, ठीक है, तो टाउ बराबर क्यू जो है, क्यू को बाहर कर लें, क्यू और 2l को एक बार साथ कर दें, क्यू इंटू 2l, फिर क्या होगा ई साइन थीटा। ठीक, ई साइन थीटा, तो टाउ बराबर हो जाएगा हमारा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक, अब सदिश रूप में लिखना है, वेक्टर रूप में लिखना है, तो टाउ बराबर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। ठीक, अब क्या बोला है, फिर विशेष स्थितियां भी बतानी है, तो P वेक्टर, देखिए क्या बोला है, वेक्टर P तथा वेक्टर E एक ही दिशा में हो तब थीटा बराबर हो जाएगा 0। थीटा P वेक्टर P तथा वेक्टर E जब एक ही दिशा में हो, जब एक ही दिशा में हो तब थीटा बराबर हो जाएगा 0, थीटा बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, सॉरी, साइन थीटा, थीटा की जगह 0 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो टाउ बराबर 0। ठीक, अब क्या आगे की बात करते हैं, दूसरे स्टेप की बात करेंगे, दूसरे स्टेप की। ठीक, दूसरे स्टेप की बात क्या करें, सॉरी, हाँ यहीं पर लिख देते हैं। दूसरे P तथा E जब परस्पर लंबवत हों, देखिए क्या बोला गया, जब P और E, देखिए ये हो गया E, ये हो गया P, जब P और E परस्पर लंबवत हों तब हो जाएगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं होगा, जब लंबवत होते हैं तब 90 अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश हो गया। अब साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ बराबर पी ई, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं 90, साइन 90 बराबर 1। ठीक, साइन 90 बराबर 1 हो गया। अब दूसरी बात में क्या है, जब, अब दूसरी बात क्या बोला है, P तथा E विपरीत दिशा में हो तब थीटा बराबर 180, जब P और E विपरीत दिशा में हो, यानी कि देखिए ये फिर अभी ऐसे हो जाएगा, ये हो, देखिए ये हो गया, ये हो गया हमारा P और ये हो गया E, जब ये दोनों विपरीत दिशा में हो गए तो इनके बीच कोण जो बनेगा वो 180 बनेगा, 180, तो 180 का मान कितना होता है 0, सॉरी साइन 80, साइन 180, साइन 180 बराबर 0, तो फिर हो जाएगा टाउ बराबर पी ई, टाउ पी, सॉरी हाँ, पी ई साइन 180, तो 180 का मान 0, तो टाउ बराबर 0। ठीक, इतना हो गया, तो एक समान वैद्युत द्विध्रुव का ये सूत्र ज्ञात हो गया। अब दूसरा क्या था, दूसरा प्रश्न है गॉस की प्रमेय, दूसरा है प्रश्न गॉस की प्रमेय का। देखिए क्या प्रश्न है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो ये प्रश्न पूछा गया है 2020, 2023, 2016 में। ठीक, ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है, तो हम गॉस की प्रमेय याद करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, अब 2 मिनट में तो ज्ञान नहीं मिल सकता है, कैसे समझ सकते हैं आप लोग, 2 मिनट में तो ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, हम क्या बताएंगे, हम भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या बोला है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ठीक, गॉस की प्रमेय क्या करेंगे, कैसे होता है, अब गॉस की प्रमेय बनाते हैं पहले, कैसे, एक हम हम्म, हम्म, ठीक, ये ऐसे ही रहेगा। क्या बोला है, माना कोई बिंदु, हम बना लेते पहले, ये हो गया, अब समझ आते हैं।
डी ए, ये डी है, डी ए डाटा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ये हो गया और ये हो गया थीटा। ठीक, अब बात करते हैं आप कैसे ज्ञात करते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई ई, ठीक, फाई ई उस पृष्ठ पर उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश 1 फाई इक्वल टू 1 आवेश का 1 एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यानी कि आवेश क्यों होता है, आवेश क्यों इंटू 1 एप्सिलॉन 0। ठीक, तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, अब इसको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश, देखिए क्या बोला है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसको हम आर स्क्वायर, ये समीकरण हो गई हमारी 1। फिर उसके बाद क्या, यदि वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल यानी कि वैद्युत क्षेत्र E है और क्षेत्रफल D है। ठीक है, क्षेत्रफल D है, ये क्षेत्रफल हो गया DA है, उसके बीच का कोण थीटा, ये कोण हमारा थीटा होगा, थीटा कोण हो, तो क्षेत्रफल DA से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू वेक्टर डी है। ठीक, उसके बाद में डी फाई ई बराबर ई डी ए, आप समझिए ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, ये जगह पे रखो तो क्यू अपान, तो हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर, फिर क्या है कॉस थीटा, तो रख दीजिएगा डी ए कॉस थीटा। ओके, अब जो है इसको क्यों इधर कीजिए, डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसकी जगह पर हम डी ओमेगा रखेंगे, डी ओमेगा। ठीक, डी ओमेगा अब हो जाएगा, इधर करते हैं, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर क्या होगा डी ओमेगा। अब डी ओमेगा जो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हो जाएगा फाई ई बराबर तो क्या होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर क्या होगा डी ओमेगा का हो जाएगा। फिर देखो यह है जो इसको बाहर कर लेंगे, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब डी ओमेगा का तो हो जाएगा ओमेगा, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ओमेगा। ठीक, अब ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा बराबर 4 पाई, आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर 4 पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इट इज प्रूव दैट। देखिए ये गॉस की प्रमेय हो गई। देखिए एग्जाम हॉल में कोई थ्योरी इसमें लिखो या ना लिखो वो बात मायने नहीं रखती है, खाली आपका ये रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर थ्योरी देखिए टीचर बता देते हैं कि थ्योरी लिख लो, वो कर लो, हम थ्योरी नहीं करा पाते हैं और ना हम थ्योरी याद करते हैं। ठीक है, हम इसीलिए शॉर्ट उसमें पढ़ाते हैं। एक और प्रश्न था, मैंने लिखा था, प्रश्न ढूंढ ले रहे हैं, उसके बाद में बात करते हैं। देखिए हाँ, दूसरा प्रश्न क्या था, हम उतना बताएंगे जितना हमने किया है,
और इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। आप लोग ज़्यादा, अगर ज़्यादा यूट्यूब पर जाने की नहीं बता सकते, अगर आप लोगों को ज़्यादा जानने हैं तो आप आ सकते हैं, वैसे पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। और हमें पता है यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनके आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हो सकता है जल्दी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो वैसा पढ़ा सकेंगे। तो एक प्रश्न क्या है, देखिए ये पूछा नहीं गया फिर भी मैंने प्रश्न लिखा है। क्या है, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न हम गेस्ट पेपर में अपने पढ़े थे, अगर आप लोग चाहें तो हम गेस्ट पेपर से भी करा सकते हैं, हमारे पास गेस्ट पेपर भी रखा है। 1 मिनट में गेस्ट पेपर ही लेके आता हूँ आज के लिए, इसके लिए मैं गेस्ट पेपर से ही कराता हूँ उसको। वही प्रश्न मैंने जो बताया वो प्रश्न है। क्या है प्रश्न, देखिए ये प्रश्न पूछा गया, उसमें नहीं लिखा था। ये प्रश्न पूछा गया, देखिए किस पेपर है ये, कब का है, 2016 का। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके समद्विभाजक लंबी अक्ष या निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में अधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। प्रश्न पूछा गया 2010, 2009, 2008 और 2012। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए ये प्रश्न कितने नंबर में आया, नंबर भी बता देता हूँ। ये 4 नंबर, हाँ 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे बनता है। हम देखिए आप लोगों को ठीक ठीक है ये ये हो गया हमारा E1, ये हो गया, हाँ ये हो गया हमारा E, फिर ये और क्या है, ये हमारा हो गया E2, ये हो गया E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, फिर ये बिंदु हमारा हो गया P, ये होगा हमारा E2 साइन थीटा, ये हो गया E2 साइन थीटा, ये E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। ठीक, अब यह हो गया हमारा, इस पर स्मॉल आर दूरी है, ठीक है, इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये दूरी 2L है, ये टोटल 2L है, ये एक L है, ये एक L है। ठीक है, ये बिंदु O है, A B C। ठीक, चलिए अब फिर क्या बोला, AB AP AC नहीं है, AP इक्वल टू BP बराबर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कैसे, ये आप उस पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। हमारा ज्ञात करने का तरीका है लाल बटे कक्का। ठीक है, कोई एक सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई ऐसे पढ़ाता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक, कैसे होगा, साइन साइन पहला होता है लंब बटे कट, साइन बटे ऐसे होता है लाल बटे कक्का में, साइन कॉस टैन, ठीक है, सेक कॉसेक कॉट, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। ठीक, अब क्या होगा, तो वही बता दिया मैंने। अब तो ये याद करते हैं,
देखिए क्या बोला है, ए बी तथा जिसके बीच की दूरी डी है, ठीक, आर मनमाना। अब ए बी बराबर ए पी स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, कोई मैंने ये पढ़ा नहीं था। ए पी बराबर हो जाएगा ए पी स्क्वायर बी पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो माना प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू के कारण E2 है, ठीक। प्लस के कारण E है और माइनस के कारण E2 है, ठीक। E1 बराबर हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान बीपी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1/4πε0 के जो है नियतांक है क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे 4। समीकरण 1 E2 बराबर, इक्वेशन 1 हो गई, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान ए पी स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे 4, इक्वेशन 2, ठीक। अब देखिए क्या हो जाए, चित्र से पी ए बी इक्वल टू फिगर से, चित्र से, ठीक। तो एंगल ए पी, हाँ, ए बी पी इक्वल टू पी ए बी बराबर थीटा, ठीक। अब बाय कोण हो जाएगा एंगल E1 PE2 बराबर एंगल PAB बराबर थीटा, ठीक। सॉरी क्या है, E1 PE2 बराबर थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा, ठीक। अब यदि सदिश के समांतर चतुर्भुज के नियम से बिंदु P पर परिणामी प्रतिक्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, ठीक। अब हमारे पास स्पेस है, इधर आ जाएंगे, ठीक। इधर क्या है, इधर क्या करते हैं, स्पेस बोर्ड है, इरेज कर ले, ठीक। आइए, ठीक है, सभी समीकरण 1 और 2 से E1 व E2 के मान परस्पर बराबर है परंतु विभिन्न है, तो E बराबर हो जाएगा हमारा, तो E बराबर हो जाएगा रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, ठीक। अथवा इक्वल टू E बराबर 2E1 E2 2E1 प्लस E2 2E1 प्लस 2E2 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर प्लस 2E2 स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर रूट 2E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक। तो क्या होगा, और cos 2 थीटा बराबर था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो त्रिभुज POB से, ठीक। तो cos थीटा बराबर OB अपान BP इक्वल टू, तो हो जाएगा D/2 अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो L स्क्वायर बाई 4 तो इक्वल टू 1/4πε0 अपान क्यू इंटू D अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 यानी ठीक। फिर यहाँ पर देखिए, यदि द्विध्रुव छोटा है D/2, सॉरी यहाँ पर D है, सॉरी वहाँ पर L है, L, ठीक है, L/2
L/2 मच लेस देन R, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R क्यूब न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक, E की दिशा ध्रुव के अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। अब देखिए एक बार हम समझा देते हैं, क्योंकि ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये प्रश्न मैंने नोट कर लिया था, लेकिन हम भूल रहे थे कि हम पढ़ना है। क्या बोला है? क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो एक बार देखिए क्या कहा है, ये हो गया एक अक्ष है ए और बी, ठीक है, एक त्रिभुज है ए और बी, जिसमें ये आर दूरी का लंब खींचा गया है, ये ई कॉस थीटा है, ई2 कॉस थीटा, ई2 साइन थीटा, ई1 साइन थीटा, ई1 कॉस थीटा। ठीक, अब ए बी क्या बोला है? देखिए AP इक्वल टू BP इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये और ये रूट ज्ञात की गई है। ठीक है, सॉरी गले में भी दिक्कत है, ठीक है, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।